नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए आपके बीच में उपलब्ध रहते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम बात यूएपीए कानून की करेंगे, इससे संबंधित जानकारियां भी देंगे आपको। और इसके अलावा अगर इस विषय से संबंधित कोई भी शंका आपके जहन में है तो आपकी शंकाओं का समाधान करने का प्रयास भी हम करेंगे। आपको बता दें कि यूएपीए का फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है और इसके तहत पुलिस ऐसे आतंकियों, अपराधियों या संदिग्ध लोगों को चिन्हित करती है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल होते हैं, आतंकी गतिविधि के लिए लोगों को तैयार करते हैं या फिर ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। ऐसे मामलों में एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी के पास काफी शक्तियां होती हैं। एनआईए महानिदेशक के पास तो ये अधिकार भी होता है कि जांच के दौरान वो संदिग्ध या फिर आरोपी की संपत्ति भी कुर्की जब्ती करवा सकते हैं। आपको बता दें कि अगस्त 2019 में संसद में यूएपीए संशोधन बिल पास हुआ था। पहले जहां केवल इसके तहत किसी संगठन को आतंकवादी संगठन घोषित करने का पावर था, वहीं संशोधन के बाद इस कानून को ये ताकत मिल गई कि जांच के आधार पर किसी संदिग्ध शख्स को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। तो ये तो थी बुनियादी जानकारी, और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता मनींद्र दुबे जी। मनींद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि यूएपीए से जुड़ा कानून आखिरकार क्या कुछ कहता है, इसका अर्थ क्या है और इसको लाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट में पुलिस तो होती ही है, बट देश के अंदर या देश के बाहर बहुत ऐसी गतिविधियां होती रहती हैं जिससे स्टेट पुलिस की पकड़ नहीं होती या उसे पता नहीं लगता है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को ये इस एक्ट के तहत पावर है और जरूरत सेंट्रल गवर्नमेंट को इसीलिए पड़ी कि देश के अंदर या देश के बाहर से इस तरह की इलीगल एक्टिविटी जो देश के सॉवरेनिटी को या उसकी यूनिटी को थ्रेट कर रहा हो, धमकी दे रहा हो, खतरा हो, उससे कैसे पाबंदी लगाई जा सके या उसको कब्जे में किया जा सके या ऐसे बंदों को अपने गिरफ्त में, कानूनी गिरफ्त में लिया जा सके, इसके लिए इस एक्ट की जरूरत पड़ी। और इसलिए ये इसका नाम ही, मतलब नाम से ही आप समझ सकते हैं कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम। तो जो भी मतलब कानून के खिलाफ गतिविधियां ऐसी हैं जो कि देश के सॉवरेनिटी को या उसकी एकता को खतरा पहुंचाने वाली हैं या पहुंचा रही हैं, उनको रोकने के लिए इस एक्ट का बनाया गया, इस एक्ट को बनाया गया। चलिए, बिल्कुल हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि आज के इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। जो नंबर टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज हम बात यूएपीए कानून की कर रहे हैं। यूएपीए से जुड़े कोई भी जानकारी अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। यूएपीए में जमानत के क्या अधिकार हैं, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आखिर क्या है, ये तमाम चीजें हैं। इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी, कोई जिज्ञासा आपके जहन में चल रही है तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। इस शो के माध्यम से हम हर दिन एक ऐसे विषय को आपके बीच में लेकर आते हैं जिस पर लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। और आज हम बात यूएपीए की कर रहे हैं कि आखिर इससे जुड़ी क्या कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रावधान क्या कुछ कहता है, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आखिर कब लागू होता है, किसके ऊपर लागू होता है। इससे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आप हमारे साथ हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज बेहद खास मेहमान एडवोकेट मनींद्र दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप कानूनी विशेषज्ञ हैं जो आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। मुनींद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि यूएपीए अधिनियम में गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवाद को परिभाषित कैसे किया जाता है? ऐसे ऐसे कार्य कोई मतलब एक आदमी कर रहा हो या कोई संघ एसोसिएशन बना के कर रहा हो जिससे देश के संप्रभुता को खतरा हो, जी, देश की एकता को खतरा हो, आपस में कोई मास लेवल पे बहुत बड़ा वो राइट करवाने का फिराक में हो या मास लेवल पे अटैक करने के चक्कर में हो या देश की हमारी जो
सीमाएं हैं, बाउंड्रीज हैं, उनपे कोई इस तरह की गतिविधियां कर रहा है या जी। इंट्रूजन कर रहा है, मतलब किसी को ला रहा है, इस चीज को रोकने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। हम्म। तो यूएपीए कौन लगा सकता है, यूएपीए कब लगता है और किन हालातों में इसको लगाया जा सकता है? ये यूपीए में सेंट्रल गवर्नमेंट को शक्तियां दी गई हैं, केंद्रीय सरकार हम्म। इसको लगा सकती है और देश के किसी भी कोने में इस तरह की गतिविधियां पाई जाती हैं। हम्म। और जहाँ पे भी ऐसे व्यक्ति या संघ हैं, एसोसिएशन बना के आतंकी गतिविधियों में लिप्त हैं, हम्म। जिससे देश को या मास लेवल पे बहुत बड़े समूह को खतरा है, जी। या देश की किसी प्रॉपर्टी पे कोई अटैक होने वाला है, हम्म। तो इस तरह से मतलब इस तरह से कह सकते हैं आतंकी गतिविधियों उनके रोकथाम के लिए, और यदि सरकार को लगता है कि आतंकी गतिविधियों में ये लिप्त पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जी। अधिकृत है। जो हाल में संशोधन किया गया इस कानून में, क्या आपको लगता है कि वो वक्त की दरकार थी, जरूरी था परिवर्तन? बिल्कुल बहुत जरूरी था, क्योंकि ये 1967 का बना हुआ अधिनियम है। इसमें हालांकि 2004 में और 2008 में भी इसमें संशोधन हुआ था, लेकिन 2019 में इसलिए जरूरी पड़ा। और वो केंद्र सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा आलोचना हो रही थी कि सरकार इस एक्ट के माध्यम से जो हमें संविधान के माध्यम से स्वतंत्रता मिलती है उस पे ये अटैक करता है। तो केंद्र सरकार ने अमेंडमेंट करके इसको एक ट्रिब्यूनल बना दिया और उसमें ये कर दिया कि यदि हम कोई भी ऐसी किसी को मतलब अरेस्ट करते हैं या किसी एसोसिएशन के ऊपर हम ये कानून लगाते हैं तो 30 दिन के अंदर में हम उसको नोटिफाइड करके उसको ट्रिब्यूनल के सामने भेजेंगे, और ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि हमने जो एक्टिविटी की है वो वास्तव में सही है या नहीं है। बट इसके माध्यम से एक जो गलत आदमी फंसा है उसको तत्काल रिलीफ उपचार मिल जाता है, और जो सही में फंसा हुआ है उसके लिए फिर कोई कहने का आधार नहीं बनता कि केंद्र सरकार हमारे इस अधिकार को छीन रही है। क्या कोई विदेशी भी इस कानून के तहत कवर होता है? जी, विदेशी भी यदि हमारी धरती पे आया हुआ है या वो जहाँ अपने विदेश में ही है, बस इस तरह की अवांछित गतिविधियों में या आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, तो वो भी इसकी परिधि में आ सकता है, वो भी गिरफ्तार हो सकता है। इस कानून के तहत सेक्शन 51 क्या होता है मुनींद्र जी? इसमें सेक्शन 51 में दिया हुआ है कि किसी व्यक्ति का आर्म्स हुआ या जो उसके फंड्स हुए इस चीज को जब्त किया जा सकता है, उसके पासपोर्ट को जब्त किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। आज हम बात यूएपीए कानून की कर रहे हैं और साथ ही साथ अपने दर्शकों से भी अपील कर रहे हैं कि इस विषय से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज बेहद खास मेहमान एडवोकेट मनिंदर दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं, जो कानूनी विशेषज्ञ के तौर पर आपको इस कानून से संबंधित तमाम जानकारियां देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। मैं मनिंदर जी आपके पास आऊंगा, क्या यूएपीए संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए होता है? जी, ये वास्तव में बहुत ही कठोर कानून है और इसके पीछे मंशा यही थी कि आतंकी गतिविधियां कोई आसान गतिविधियां नहीं होती हैं। इसमें देश के अंदर से लेके देश के बाहर के व्यक्तियों के तार जुड़े होते हैं। तो ये काफी कठोर इसलिए बनाया गया, और इसमें चाहे पनिशमेंट 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो या मृत्यु दंड तक का प्रावधान है। बस इसमें जमानत लेना बहुत ही कठिन है और सारे ही अपराध संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। और इसीलिए इसमें स्पेशली ये कहा दिया गया कि जो हमारी आपराधिक प्रक्रिया संहिता जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बोलते हैं, उसके जो संज्ञेय अपराध या असंज्ञेय अपराध के क्लासिफिकेशन दिए गए हैं वो इस पे लागू नहीं होंगे। तो इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस आते हैं, अपराध किए जाते हैं, वो सारे ही संज्ञेय। जी, कौन से जुर्म यूएपीए के तहत गैर संज्ञेय हैं? एक बार आवाज नहीं आ रही। जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि इस कानून के तहत गैर संज्ञेय कौन कौन से जुर्म होते हैं? इसमें कोई गैर संज्ञेय जुर्म है ही नहीं। इसमें जितने भी सेक्शन हैं, जितने भी ऑफेंस हैं, सजाएं 1 साल से लेके और मृत्यु दंड तक दी गई हैं, लेकिन वो सारे ही संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। बेल की प्रक्रिया क्या होती है अगर किसी पर यह कानून लगता है? इसमें बेल की प्रक्रिया भी बहुत कठिन है और जमानत मिलना एक तरह से नामुमकिन जैसा होता है जब तक कि ये क्लियर निकल के ना आ जाए कि उस बंदे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हालांकि इस पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तमाम प्रावधान आ गए हैं, आ गई है कि
हम उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को इस एक्ट के द्वारा भी रोक नहीं सकते हैं। एक यदि समय ज्यादा व्यतीत हो गया और आप चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं या उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होने वाला है, वर्षों लग रहे हैं, तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया कि वो बेल दे सकती है, जबकि इस एक्ट के प्रावधान के तहत बेल मिलना बहुत ही मुश्किल है। जी, इस कानून के दुरुपयोग की कितनी ज्यादा आशंका रहती है? दुरुपयोग की आशंका ये है कि मैक्सिमम सरकार को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है। वो किसी को कभी भी ये दिखाते हैं कि ये आतंकवादी गतिविधि में लिप्त है और उठा सकती है। हालांकि इसके ये जो 2019 का संशोधन हुआ है उससे दुरुपयोग की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि 30 दिन के लिए ही सरकार किसी को परेशान कर सकती है, वरना उसको ट्रिब्यूनल में भेजना ही होगा। और तो ट्रिब्यूनल 30 दिन के अंदर डिसाइड करेगा कि केंद्र सरकार ने जिस व्यक्ति को या जिस एसोसिएशन को एक्ट के श्रेणी में लाने की कोशिश की है वो जस्टिफाइड है या नहीं। चलिए, बिल्कुल आपने ट्रिब्यूनल का जिक्र किया है। क्या इस कानून से जुड़ा कोई ट्रिब्यूनल है? इसके काम क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल में कब जाने की नौबत आती है? और क्या ट्रिब्यूनल के फैसले को अदालतों में चुनौती दी जा सकती है? जी, ये इसमें ट्रिब्यूनल में हाईकोर्ट का सिटिंग जज ही उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जी। और केंद्र सरकार के लिए इसमें फाउंडेशन है कि यदि जब पाती है कि कोई व्यक्ति या संघ या एसोसिएशन अवांछित गतिविधियों में, आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसके कारगुजारी को डिसाइड करती है, पेपर में गजट कराती है और उसको अरेस्ट करती है या उसकी जो प्रॉपर्टियां सीज करती है, तो उसको 30 दिन के अंदर में उस ट्रिब्यूनल के पास भेजती है। ट्रिब्यूनल उसको देखता है, डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार ने जो भी ये कार्य किया हुआ है वो इस कानून के तहत है या इसका दुरुपयोग है, और उस पर वो पाता है तो उसको वहीं से छोड़ भी सकता है, नहीं तो उनको वहाँ पे वो केंद्र सरकार के हिसाब से उनको जो भी पनिशमेंट देने हैं या उनको बैन लगाने हैं वो कर सकता है, और उसके अगेंस्ट में अपील हाई कोर्ट में ही होगी। चलिए, बिल्कुल। लेकिन आतंकवाद मामले में जब्ती से संबंधित प्रावधान क्या है, अगर हमारे दर्शकों को आप बताना चाहें? तो इसमें जब्ती से ये पता लगता है कि कोई भी फंड है, कोई पैसा है, कोई प्रॉपर्टी है जिसका दुरुपयोग या जिसका उपयोग इस आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है किसी व्यक्ति द्वारा या एसोसिएशन द्वारा, तो उसको केंद्र सरकार जब्त कर सकती है। ये भी है कि यदि वो ऐसी कोई चीज पाई जाती है कि जो कि नुकसान वाली है तो उसको मतलब सेल आउट भी किया जा सकता है, और इमेबल प्रॉपर्टी है तो उसको सीज किया जा सकता है। और अगर मान लीजिए कि आतंकवादी कार्यों के लिए कोई धन जुटाने की कोशिश करता है, तो इस तरह के मामलों में सजा को लेकर क्या कुछ प्रावधान है? वो भी, उसका भी जो एक्ट है वो पार्ट ऑफ एसोसिएशन आ जाएगा, और फिर वो इस तरह की गतिविधियों में, जैसे कि यदि ऐसा कोई कार्य कर रहा है जिससे कि किसी की मृत्यु होने वाली थी या उसको सीरियस इंजरी होने वाली थी, तो फिर वो मृत्यु दंड या आजीवन कारावास से ही होगा, और यदि कोई सिंपल सी बात है तो 1 साल के पनिशमेंट में जाएगा वो। अगर सरकार के पास एक गैर कानूनी संघ या फिर कहें कि अनलॉफुल एसोसिएशन में धन के उपयोग को प्रतिबंधित करने की शक्तियों की अगर बात करें, तो ये शक्तियां क्या क्या हैं? वो उनको सरकार जब्त कर सकती है और उनको मतलब डिमोलिश भी कर सकती है। दोनों चीजें हैं, उनको कभी भी वापस नहीं मिलेगा यदि ये साबित हो गया कि ये इस आतंकवादी गतिविधियों का या अनलॉफुल गतिविधि का ये प्रोसीड है, उसका ये फल है, उसका रिजल्ट है ये प्रॉपर्टी जी, तो फिर उनको वापस नहीं होगा, उसको जब्त हो जाएंगे वो। चलिए, बिल्कुल। एक बार फिर हम अपने दर्शकों से अपील करते हैं कि इस विषय से संबंधित अगर कोई भी सवाल आपके जहन में है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। लीगल हेल्पलाइन आपका अपना शो है। शो के माध्यम से हम हर दिन एक ऐसे विषय को आपके बीच में लेकर आते हैं जिसके बारे में आम लोगों का जागरूक होना बेहद ज़रूरी है। आज हम बात यूएपीए कानून की कर रहे हैं, और अगर इस कानून से संबंधित कोई भी जानकारी आप हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइन्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, और जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं इन नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एडवोकेट मनिंदर दुबे जी आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर मौजूद हैं, जो आपकी शंकाओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ उपलब्ध हैं। मैं मनिंदर जी आपके पास आऊँगा, क्योंकि गैर कानूनी संघ या फिर अनलॉफुल एसोसिएशन की बात की जाए तो इसका सदस्य होने के लिए दंड को लेकर क्या प्रावधान है? इसमें जैसे कोई भी व्यक्ति किसी एसोसिएशन में किसी भी रूप में यदि सहयोग करता है
चाहे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही छोटा लेवल का हो या बहुत ही बड़े लेवल का हो, वो इसमें आ जाता है, इसकी गिरफ्त में आ जाता है। हम्म। और फिर जो एक मेन जैसे होता है कि किसी के मेन क्रिमिनल के अगेंस्ट में ये एक्शन हुआ, सेम चीज का भागी वो भी हो जाता है। जी, एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप गैर कानूनी गतिविधियों और आतंकवादी कार्यों के लिए जो सजा का प्रावधान है वो एक बार फिर बताएं कि कितनी कठोर सजा है जिसका सामना करना ही पड़ता है अगर जिस पर ये कानून लागू हो जाता है। जी, जैसे यदि कोई आतंकवादी या गैर कानूनी गतिविधि की जा रही थी, उसका छोटा मोटा रिजल्ट निकला, हम्म। तो उसमें तो 1 साल की सजा चल जाएगी, 2 साल की सजा चल जाएगी। हम्म। बट यदि उसका परिणाम ये हुआ कि कहीं पे बहुत ज्यादा सीरियस इंजरी हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो उस कंडीशन में उनको आजीवन कारावास या उनको मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। और अगर मान लीजिए किसी गवाह को धमकाने का, डराने का प्रयास किया जाता है, तो इस तरह के मामलों में और कितनी कड़ी सजा हो सकती है? जी, उसमें वही आजीवन कारावास और मृत्युदंड होगा। बट एक खूबसूरती इस अधिनियम की बताना चाहेंगे कि इसमें विटनेस को इतने ज्यादा प्रोटेक्शन दिए गए हैं, ये अपने आप में बहुत ही नायाब एक सृजन है संशोधन के द्वारा, कि उसका जजमेंट में नाम एड्रेस तक न लिखने की छूट दी गई है जी। ताकि उसको कोई थ्रेट न मिले, उसकी सुरक्षा बनी रहे। और उसका कैमरा ट्रायल भी किया जाएगा यदि कोर्ट को लगता है कि इस विटनेस को सामने लाने से इसको खतरा हो सकता है, तो उसका कैमरा ट्रायल होगा। और ये बहुत ही बड़ी बहुत ही बड़ी सुरक्षा गवाह के लिए है कि उसका नाम, पता या कुछ भी न तो आदेश में, ऑर्डर में आएगा, न तो वो सामने लाया जाएगा अभियुक्तों के। यानी गवाहों की सुरक्षा को लेकर विशेष तौर पर इंतजाम किए गए हैं। लेकिन क्या इस तरह की मामलों की सुनवाई बंद कोर्ट में ही होती है? इस मामलों की सुनवाई जो ट्रिब्यूनल है वहीं पे होती है, जो स्पेशल ट्रिब्यूनल एक बनाया गया, जहाँ पे ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि केंद्र सरकार ने जो भी इनके खिलाफ में कार्रवाई की है वो जस्टिफाइड है। जी, करने पड़ते हैं, वहाँ किए किया। चलिए, बिल्कुल। दीपक सानी एक कॉलर हमारे साथ बदायूं से जुड़ गए हैं। सानी साहब, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल है? सवाल कीजिए। हेलो जी दीपक जी, क्या पूछना चाहते हैं? चाहूंगा मैं जी। कि कोई अगर अभियुक्त होता है, यूएपीए में फंस जाता है, जी। तो उसके लिए बेल किस बेस पे मिल सकती है? मनिंद्र जी, मनिंद्र जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? ये दर्शक जानना चाह रहे हैं कि बेल को लेकर प्रावधान क्या है, एक बार फिर बताएं। हालांकि आपने जानकारी दी थी दर्शकों को। ये जानना चाह रहे हैं कि अगर किसी पर यूएपीए कानून लागू हो जाता है तो फिर उसको बेल के लिए क्या कुछ कवायद करनी पड़ती है। आवाज नहीं आ रही। हेलो मनिंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरे साथ दीपक जी एक दर्शक जुड़े हुए हैं। वो आपसे जानना चाहते हैं कि बेल को लेकर क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया है, एक बार फिर से अगर आप बता दें। देखिए, इस एक्ट के तहत जो व्यक्ति अरेस्ट हो गया उसको बेल मिलना काफी मुश्किल है। बट उसके 2-3 लेखना है। जैसे एक रिसेंट जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, भारत संघ वर्सेस के नजीब का है, 2021 का जजमेंट है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे कितना भी स्ट्रिक्ट प्रोविजन बेल को लेके है, लेकिन आप हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को नहीं चैलेंज कर सकते हैं। और यदि हमें लगता है कि अगला आदमी बहुत दिन से जेल में बंद है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, चार्जशीट नहीं फाइल कर रहे हैं, कोई उसके खिलाफ एविडेंस नहीं कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो उसको ग्राउंड मिल जाता है बेल जमानत पाने का। चलिए, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि दीपक जी जो आपका सवाल था उस सवाल का जवाब आपको वाजिब उत्तर जरूर पहुंचा होगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें कॉल करने के लिए। तो हम अपने दर्शकों से अपील कर रहे हैं कि इस विषय से संबंधित अगर आपके मन में भी कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल आपके मन में कौंध रहा है, तो आप बेधड़क हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। एडवोकेट मनिंद्र दुबे जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। फोन लाइन लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मैं दुबे जी, एक चीज़ और आपसे जानना चाह रहा हूँ कि यूएपीए के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियाँ क्या क्या हैं? सरकार ही तो सारा कुछ एक्ट को बना सकती है, इसमें अमेंड कर सकती है। जो भी कार्रवाई है वो एनआईए के थ्रू, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसके माध्यम से एग्जीक्यूट कराती है। बट इसमें सबसे एक आम आदमी को या एक एसोसिएशन को इतना बड़ा प्रोटेक्शन ये मिला हुआ है कि कोई भी कार्रवाई होगी तो
जो एनआईए का डीजी है उससे परमिशन लेके कार्रवाई होगी। ऐसा नहीं है कि एनआईए के कोई भी बंदा जाएगा और किसी को भी उठा लाएगा। तो तमाम केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगते हैं कि मिसयूज का, इसके चांसेस बहुत कम है। संक्षेप में एक सवाल का जवाब मैं आपसे जरूर चाहूंगा, ये कानून में संशोधन के बाद कितना परिवर्तन आप खुद महसूस कर रहे हैं? इसमें काफी लोगों के अंदर डर बना हुआ है और इस पे लगातार तीव्र कार्रवाइयां हो रही हैं। तो पावर एनआईए को केंद्र सरकार को बढ़ गया है, इस नाते वो जब उसको लगता है कि ये फला एसोसिएशन है, फला व्यक्ति इन्वॉल्व है, तो उसको उठा लेती है। और स्टेट उन व्यक्तियों के बीच में भय व्याप्त है कि नहीं हमें ऐसा पाए जाएंगे तो मैं बचना मुश्किल है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुनिंदर दुबे जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े और आपने दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया। और यूएपीए कानून के तहत क्या कुछ केंद्र सरकार के पास शक्तियां हैं, बेल से जुड़े क्या कुछ अधिकार होते हैं, किस तरीके से बेल ली जा सकती है, या फिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी और इसमें संशोधन क्यों करना पड़ा, ये तमाम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन एपीएन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी।